नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। इस प्रवचन सारजी ग्रंथ को आचार्य देव ने 3 महाविभागों में विभाजित किया। 3 महाअधिकारों में पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जिसमें ज्ञान की केवल ज्ञान की महिमा बतलाई गई है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान स्वरूप की महिमा बतलाई गई। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को आचार्य जय सेन देव ने सम्यक ज्ञान का अधिकार कहा। समझ नहीं बात? सम्यक ज्ञान माने वह ज्ञान जो ज्ञान स्वभाव और वस्तु का स्वरूप दोनों को भली प्रकार से जानता, मैंने ज्ञान का जो लक्षण है, जानना। क्या जानना? कि स्व और पर दोनों को जानना। समझ नहीं बात? नहीं समझ? स्व और पर को जानने वाला वह ज्ञान जिसको जानता है वह ज्ञेय कहलाता है। ऐसे ज्ञेय स्वभाव को बतलाने वाला दूसरा महाधिकार जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार को आचार्य जयसेन देव ने सम्यक दर्शन का अधिकार कहा। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव अर्थात सम्यक दर्शन द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जाने बिना हो सकता नहीं है। इसकी घोषणा तो आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं ही कर चुके हैं। जो जान नदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम कहकर, है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाने बिना सो जान नदी अपाण आत्मा को कैसे जान सकता है? तो आत्मा का अनुभव करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जानना समझना अनिवार्य है। इसलिए दूसरे नंबर के अधिकार का जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इस अधिकार का नाम सम्यक दर्शन का अधिकार ऐसा कहा। और तीसरे अधिकार का नाम है चरणान्युग चूड़िका, जिसको आचार्य जयसेन देव कहते हैं चरणान्युग। चरणान्युग का अधिकार या सम्यक चारित्र का अधिकार। फिलहाल जो हमारी चर्चा चल रही है वो चल रही है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की, जो दूसरा अधिकार है। यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार 3 लघु अधिकारों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहले ज्ञेय यानी कि वस्तु का सामान्य लक्षण समझाया। दूसरे लघु अधिकार में ज्ञेय का विशेष लक्षण, तो उसको कहा द्रव्य का सामान्य लक्षण, है ना। तो द्रव्य का विशेष प्रज्ञापन अधिकार। और इसके बाद तीसरा लघु अधिकार जो कि अंतिम अधिकार होगा दूसरे महाधिकार का तीसरा लघु अधिकार, जिसका नाम है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार।
क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? इतना इंडेक्स तो अपने ज्ञान में भली प्रकार से होना ही चाहिए। ठीक। और अब जो हमारी गाथा चल रही है वो चल रही है ये तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की, जिसकी अंतिम गाथा है गाथा नंबर 144। ये अंतिम गाथा है। इस अंतिम गाथा में क्या समझाया जा रहा है? काल द्रव्य का स्वरूप समझाया जा रहा है। विगत 5 गाथाओं से 6 गाथाओं से काल द्रव्य की ही चर्चा चल रही है। और यह अंतिम गाथा काल द्रव्य के बारे में अंतिम बात ये कहती है कि हम काल द्रव्य को अप्रदेशी कहकर यह नहीं कहना चाहते कि कोई द्रव्य प्रदेश के बिना भी हो सकता है। यहाँ तो अप्रदेशी कहने का तात्पर्य बस इतना ही समझना चाहिए कि वो जो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी मात्र है, निश्चय से भी और व्यवहार से। और आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव उस पर टीका कर कर काल का थोड़ा विशेष लक्षण और बतलाते हैं कि वहां ऊर्ध्व प्रत्यय और त्रिक प्रत्यय आदि भावों को समझने के लिए काल का जैसा स्वरूप आचार्य कुंद देव परंपरा से हमारे सामने रख रहे हैं, जो कि केवल ज्ञान द्वारा जाना और देखा गया है, ऐसे उस काल द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से ज्ञात करो, जानो, है ना? उसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई मिथ्या भाव या मिथ्या कल्पना मत रखो, जैसा कि काल कोई द्रव्य है भी या नहीं, अथवा वह अनंत गुणात्मक पर्याय स्वभाव वाला है तो किस प्रकार से है। ठीक। तो इसका सारा वर्णन यहाँ इस गाथा और टीका के माध्यम से चल रहा है। पेज नंबर 395, गाथा नंबर 144। गाथा पाठ करते हैं। जस्सर्ण सन्ति पदेसा पदे समेतं व तच्चदो नादुम सुननम जानतमत्थम अत्थंतरभूतमत्थिदो। जिसका एक प्रदेश मात्र भी ज्ञात न हो परमार्थतया, उस पदार्थ को शून्य जानिए, सत्ता से वह भिन्न कहा। सत्ता से भिन्न का मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। सत्ता अलग है और वस्तु स्वरूप अलग है, ऐसा मत समझ लेना इसका अर्थ। सत्ता से वह भिन्न कहा अर्थात उसका अस्तित्व ही नहीं है। किसका? जिसके आप प्रदेश की सिद्धि नहीं कर सकते उसे आप वस्तु ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना? इतनी सी बात यहाँ पर कहते हैं। टीका हम सभी पढ़ ही रहे थे, 397 नंबर का पेज है। और प्रश्न थर्ड पैराग्राफ में एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न से इस टीका को आगे लेकर चलते हैं। जितनी चर्चा अभी तक हमने की थी वो चर्चा आप सबको ज्ञात होगी। भूल गए हो तो पिछली कक्षा को रिवाइज करके सुन लेना। ठीक है ना? हमें आगे चलना है, इसलिए इसको आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है कि इस काल सब प्रदेश, इस प्रकार काल सब प्रदेश है। किस प्रकार? गाथा नंबर 143 और 144 की टीका के अनुसार। 43 में जितना स्वरूप समझाया था उसका आगे 143 में फिर से उसको थोड़ा रिपीट करके समझाया कि किस प्रकार से काल सप्रदेश होता है। अब इस प्रकार से काल यदि सप्रदेश है तो किस प्रकार से, कि उत्पाद व ध्रुवता कैसे सिद्ध करेंगे आप अगर उसको प्रदेशी सिद्ध नहीं करेंगे तो उसके एक द्रव्य के कारणभूत लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेश क्यों नहीं मानने चाहिए। प्रश्न बहुत सिंपल सा है। वो कह रहे हैं कि आपने काल द्रव्य को कालाणु के रूप में स्थापित किया। क्या समझाया आपने काल द्रव्य के बारे में? कि लोकाकाश के जो असंख्यात लोक प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु नाम से काल द्रव्य विराजमान है। हम ये कहना चाहते हैं कि इतना, इसमें इतना विशेष कहने की क्या आवश्यकता है कि उसको अप्रदेशी भी कहना पड़ गया इसके कारण, है ना? और इतना ज्यादा उसका डिटेलिंग करनी पड़ गई। आप तो सिंपल कह देते जैसे आकाश नामक द्रव्य है, धर्म नामक द्रव्य है, अधर्म नामक द्रव्य है, ऐसा काल नाम का एक एक द्रव्य है और असंख्यात प्रदेशी है ना? इसमें क्या मुश्किल है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तर्क समझ में आ रहा है ना? तो बात तो तर्क की जिसने की है बिल्कुल सही की है। ऐसा कहने में क्या प्रॉब्लम थी आपको? तो वहां आचार्य देव कहते हैं देखो भाई, समस्या छोटी नहीं बड़ी हो जाती। बड़ी समस्या बोले, बड़ी समस्या क्या हो जाती? कि किसी भी द्रव्य की पर्याय एक समय की होती है। किसी भी द्रव्य की जो पर्याय होती है वो एक समय की होती है। ये आपने कैसे काउंट किया? ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। जो बच्चे क्लास के मैथमेटिक्स में भी फेल हो गए ना उनको भी समझ में आ जाएगा क्या। बस दो दूनी चार होते हैं, इतना समझ में आना चाहिए। क्या कहा? समझ गए? 2 × 2 4 होते हैं। अगर इतना समझ में आता है तो इतना मैथमेटिक्स आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाहूं तो मैं इसको पढ़ के भी छोड़ सकता हूँ, आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ लो, ताकि आपको किस प्रकार से आचार्य देव तर्क वितर्क करते हैं ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो एक बात समझना, वस्तु स्वरूप समझाता है ना, समझ में आता है ना, तो उसके लिए युक्ति का अवलंबन लेना होता है। आगम, युक्ति का अवलंबन। अब आगम में से युक्ति का अवलंबन निकाल दो आप, आगम आगम रख लो और युक्ति का अवलंबन निकाल दो, तो क्या होगा? तो क्या होगा मालूम क्या होगा? आज्ञा प्रधान ही रह जाओगे आप, परीक्षा प्रधान ही नहीं बन पाओगे। आई समझ में? और मैं आपको एक बार बताऊं, पहले बनना पड़ता है आज्ञा प्रधानी, फिर बनना पड़ता है परीक्षा प्रधानी, फिर बनना पड़ता है आज्ञा प्रधानी, क्या? तब जाके काम होता है। अब जो मात्र आज्ञा प्रधानी बन के रह जाए और परीक्षा प्रधानी ना बने, तो तीसरे नंबर का जो आज्ञा प्रधानी होना है वो नहीं बन पाओगे आप, और ना काम होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। क्या समझे? आई समझ में बात? कि नहीं नहीं भैया, वो तो शिव भूति मुनिराज को हो गया, त्रियंचो को हो गया, कैसी बात करते हो? आज्ञा के बल पे तो हो गया, आज्ञा के बल पे नहीं हुआ। भाई ये तुम समझ लो। क्या कहा? आज्ञा के बल पे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो लब्ध भाव का स्वरूप ही ऐसा है। क्या कहते हैं, समझ में आती है बात? जो लब्ध भाव है, माने वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जो लब्धि ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्र लब्धि रूप ज्ञान होना चाहिए, उसका स्वरूप कुछ ऐसा ही है। कैसा है? कि वहां वस्तु स्वरूप की स्पष्टता उस ज्ञान में हुए बिना रहती नहीं है। किसे? जिसे वह वस्तु स्वरूप प्राप्त होना है उसे। समझ रहे हैं आप? जिसे वो वस्तु स्वरूप प्राप्त होना है, जिसकी बुद्धि में, जिसके ज्ञान में वह वस्तु स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात होना है, उस जीव के लब्ध ज्ञान में यह बात स्पष्ट हुए बिना रहती ही नहीं है। ऐसा है ये, ऐसा ही है, ऐसा ही स्वभाव है। ठीक। तो देखो यहाँ कहते हैं, प्रश्न समझ में आ गया। अब उत्तर सुनो, उत्तर जहां यहाँ लिखा ना, ये हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका भाव मैं आपको समझा देता हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप। उन्होंने कहा कि तुमने प्रदेश गिने थे, प्रदेश, प्रदेश गिने थे। आत्मा संख्यात प्रदेशी होता है, धर्म अधर्म संख्यात प्रदेशी होता है ना? ये सब गिना था आपने? कि हाँ हमने गिना था। तो तुमने कैसे गिना? प्रदेश गिना तो कैसे गिना? तो हमने कहा कि देखो भाई, प्रदेश गिनने के लिए हमने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि एक प्रदेश हम उसको कहेंगे जिसके दो टुकड़े ना हो सके। पहले तो एक बात, एक प्रदेश हम किसको कहेंगे? जिसके दो टुकड़े ना हो सके, उसको एक कहेंगे। एक माने इतना छोटा जिसके दो ना कर सको, एक माने एक। जैसे रुपए में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक पैसा। वो वर्तमान में नहीं चलता, वो एक अलग बात है। लेकिन रुपए की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक पैसा। आज की डेट में सबसे छोटी इकाई क्या हो गई है? एक रुपया। एक रुपया हो गया ना? तो एक रुपया कैसे बना? कि पहले 60 पैसे का एक रुपया होता था, 100 पैसे से समझो, 100 पैसे बनाए तो एक रुपया बना, है ना? और 50 पैसे कैसे बने? कि 50 पैसे, एक एक के 50 पैसे बनाए तो 50 पैसे बने। और चवन्नी कैसे बनती थी? चवन्नी, कि 25 पैसे को चवन्नी कहते थे। और दस्सी किसे कहते थे? दस्सी, कि 10 पैसे को, एक एक के 10 पैसे को दस्सी कहते थे, है ना? ऐसे है ना? तो और एक पैसे से छोटा होता था? कुछ नहीं होता था, है? एक पैसे से छोटा नहीं, सबसे छोटा है एक पैसा। फिर आना, सवा आना, चवन्नी, अठन्नी, एक रुपया, ऐसे करके इकाई बनती चली जाती है। ये इकाई बनाने का तरीका है, सिंपल तरीका है। लोक में भी यही नियम होता है, अलौकिक भाव भी यही है, कि एक उसको कहा जाएगा जिसमें द्वैत ना खड़ा किया जा सके, उसको एक कहा जाएगा। आत्मा एक है या नहीं है? बोलो। एक है माने अखंड है। अखंड है माने आत्मा उस एक वस्तु को कहेंगे जिसके आप दो टुकड़े नहीं कर सकते, तब जाके वो एक आत्मा कहलाएगा। पकड़ में आती है बात? हम आत्मा के क्या नहीं कर सकते? दो टुकड़े नहीं कर सकते। आत्मा को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को द्रव्य गुण पर्याय कहकर भी द्रव्य को गुण से और गुण को पर्याय से अलग नहीं कर सकते आप। कर सकते हो? बोलो। बोले नहीं कर सकते। आप समझाने के लिए कुछ भी करते रहो, पर अलग नहीं कर सकते, तो वो एक आत्मा कहलाएगा। ऐसे ही आत्मा का एक प्रदेश क्या कहलाएगा? आत्मा एक और प्रदेश असंख्यात। तो एक आत्मा का असंख्यात प्रदेश होना, उस वह असंख्यात प्रदेश कैसे समझा जाएगा? तो उन्होंने कहा प्रदेश हम उसको कहेंगे जिसके आप दो टुकड़े नहीं कर सकते। कि ठीक है जी, हमने मान लिया जिसके दो टुकड़े नहीं कर सकते उसको प्रदेश कहेंगे। अब
ये प्रदेश है, ये गिनती करने के लिए कि कितने प्रदेश हैं क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जगत में परमाणु नाम का एक द्रव्य है, पुद्गल जिसको कहते हैं, शुद्ध परमाणु। उसका भाव और स्वभाव कैसा है कि आप उसके भी दो टुकड़े नहीं कर सकते। बोले ठीक है। तो बोले वो जितनी जगह घेरेगा, जितनी जगह वो लेगा, क्योंकि वो रूपी है, समझना ध्यान से, क्योंकि वो रूपी है, तो वो जितनी जगह लेगा उतनी जगह को हम एक प्रदेश कहेंगे। किसकी? अरूपी पदार्थ के प्रदेश की भी। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्या कहा? अरूपी पदार्थ जिसे जिसे आप देख नहीं सकते, जिसके जिनके प्रदेशों को ऐसा बिल्कुल अलग अलग करके बिछा नहीं सकते आप, क्योंकि अरूपी है ना, वो अदृश्य है। तो हम उस एक प्रदेश को कैसे समझेंगे कि रूपी पदार्थ का जो एक परमाणु है उसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, मोटाई है, वो कैसी है? अविभाजित है, अविभाग भाव वाली है। तो वो जितनी जगह ले ले उसको हम एक प्रदेश कहेंगे। पकड़ में आ गई? नहीं बात पकड़ में आ गई? ये तो हुआ प्रदेश गिनने का तरीका। तो प्रदेश गिनने का तरीका इसको कहते हैं त्रिक प्रत्यय। क्या कहते हैं इसको? त्रिक प्रत्यय। और हम पर्याय कैसे गिनेंगे कि किसी भी द्रव्य का जो परिणमन होता है वो परिणमन एक पर्याय भाव वाला होता है। और एक पर्याय कितने समय की माने? ऊर्ध्व प्रत्यय जिसको हम कहेंगे, वो कैसे गिनेंगे हम? उसको गिनने का भी तो कोई तरीका बनाओ। आई बात समझ में? नहीं? आपने प्रदेश गिनने का तरीका तो बना लिया, अब पर्याय गिनने का तरीका भी बताओ कि इसको पर्याय कहेंगे और पर्याय एक समय की है, ये बात कहां से निकाल कर लाएंगे? आती बात नहीं समझ में? परिणमन की कैलकुलेशन टाइम से निकाली जाएगी, जगह की कैलकुलेशन प्रदेशों से निकाली जाएगी। कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है और वो कितना स्थान घेरती है, कितना क्षेत्र लेती है, वो तो आप प्रदेशों से काउंट करके बताओगे कि इसने इतना क्षेत्र घेरा, जिसको आप कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं ना मैथमेटिक्स मैट्रिक्स के अंदर, वॉल्यूम। और ये वस्तु गमन भी करती है। गमन दो प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से? एक तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन, और एक होता है पर्याय रूप परिणमन, इसको भी गमन कहते हैं। गमन दो प्रकार का होता है। तो इस वस्तु का जो परिणमन स्वरूप गमन है, उस वो टाइम कैलकुलेशन वो कैसे निकालेंगे हम? जगह का कैलकुलेशन तो निकालना सिखा दिया आपने हमको, अब समय का कैलकुलेशन निकालना भी सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि समय हम सबसे छोटी इकाई को कहेंगे एक समय। किसको कहेंगे? समय हम सबसे छोटी इकाई को कहेंगे एक समय। एक समय माने क्या? जिससे छोटा समय नहीं हो सकता उसको कहेंगे हम एक समय। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई ना? अब एक समय काउंट कैसे करें, पता कैसे लगाएं कि इसको एक समय कहेंगे? एक मिनट किसको कहेंगे कि आपने बता दिया 60 सेकंड को एक मिनट कहेंगे। एक सेकंड किसको कहेंगे कि भाई इतने नैनो सेकंड के समूह को एक सेकंड कहेंगे। ऐसे ही एक समय किसको कहेंगे? तो जैन दर्शन कहता है कि भैया देखो, एक समय गिनने का तरीका जो केवल ज्ञान से जाना गया। कहां से जाना गया? केवल ज्ञान से। क्यों? क्योंकि एक समय को जानने की सामर्थ्य भी केवल ज्ञान में है। क्या कहा? एक समय का कैलकुलेशन हमने केवल ज्ञान से जाना। क्यों? क्योंकि एक समय को जानने की सामर्थ्य भी केवल ज्ञान में है। सीधी सी बात। बस जिस ज्ञान में उस समय को जानने की सामर्थ्य होगी, उस ज्ञान से ही तो उस समय की कैलकुलेशन का फॉर्मूला निकाल पाएंगे हम। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जिस ज्ञान में समय को जानने की सामर्थ्य नहीं होगी, वो ज्ञान उस समय का फॉर्मूला, कैलकुलेशन का फॉर्मूला कैसे निकाल कर देगा हमें? नहीं दे सकता ना। सीधा सीधा सा लॉजिक है। तो बोले केवल ज्ञान में उस समय को कैलकुलेट करने का जो तरीका निकाला है, बतलाया है, वो ऐसा है। बोले कैसा है? कि जो सबसे छोटी इकाई है परमाणु, जब वो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में वो जितना टाइम लगाएगी उसको हम एक समय कहेंगे। कब? कि सबसे मंद गति से जाए और सबसे नजदीक के प्रदेश पर जाए। पकड़ में आई बात? एक समय निकालने का क्या तरीका है? उसकी अत्यधिक स्पीड कितनी है, ये बात की है। अभी हमें उसकी मैक्सिमम स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो एक समय को कैलकुलेट करने का तरीका सिखा हुआ। और तरीका यह है कि जब पुद्गल का एक इंडिविजुअल परमाणु, एक सिंगल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए। आई बात समझ में? तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने पे जितना टाइम कैलकुलेटिव उसको आएगा, उसको कहेंगे हम एक समय। क्लियर हो गई? कौन सा एक प्रदेश?
सबसे नजदीकी प्रदेश। ठीक। और मंद गति से चलना चाहिए, तीव्र गति से नहीं। अर्थात उससे धीमी गति नहीं हो सकती, और उससे कम समय नहीं हो सकता, और उससे नजदीक प्रदेश नहीं हो सकता। तीन चीजें हो गई ना, सबसे कम चीज को निकालने का। प्रदेश भी कैसा होना चाहिए, सबसे नजदीक, यानी प्रदेश में भी गैप ना हो, एक बात। गति कितनी होनी चाहिए, सबसे कम, उससे कम गति ना हो, दो बात। और उससे जो निकल कर आएगा वो क्या बनेगा, वो एक समय बनेगा। क्लियर हो गई बात। उन्होंने कहा ठीक है, हमें तुम्हारा ये सिद्धांत समझ में आ गया कि एक समय निकालने का जो कैलकुलेटिव तरीका है वो यह है। अब प्रश्न ये उठाया है तुमने यहां पर आकर, इतनी चीज, इतने फॉर्मूले तो तुम सीख कर आ चुके हो ना। अब चूंकि तुम फॉर्मूला भूल गए हो, इसलिए यहाँ ये प्रश्न उठाते हो। कौन सा प्रश्न, कि जैसे अखंड एक आकाश द्रव्य है, ऐसा अखंड काल द्रव्य को क्यों नहीं मानते। तो तुम्हारे प्रश्न के अंदर वो जो कैलकुलेशन करने का तरीका था ना, वो माइंड में सेट नहीं हुआ है, तभी तुम्हें ये प्रश्न खड़ा हुआ है। बोले क्यों, तो सुनो बात को। जब कोई एक द्रव्य, एक इंडिविजुअल द्रव्य परिणमन करेगा, पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में, तो वो अपने संपूर्ण प्रदेशों के साथ करेगा या अलग अलग प्रदेशों के साथ करेगा, क्योंकि द्रव्य तो अखंड है। आई बात समझ में। ऐसा तो नहीं है कि परिणमन कौन करता है, परिणमन प्रदेश करते हैं या परिणमन गुण करता है। पहला प्रश्न आप सभी से, एक एक करके पूछो। अनीता आंटी आप बताओ, है ना, समझो ध्यान से। जब हम कहेंगे परिणमन, तो परिणमन कौन करता है, प्रदेश करता है या गुण करते हैं। जब पर्याय वो परिणमन होगी तो पूरा द्रव्य परिणमन होगा ना उसका। हाँ वो तो ठीक गुण है, भी पर होंगे। प्रश्न मेरा ये है कि प्रदेश करेंगे या गुण गुण करेंगे, करते, बस इन गुणों के दोनों में से। परिणामन को पर्याय कर, गुणों के। हाँ। अरे देखो, सबको बताने दो, मुझे पता है कौन इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, ठीक है। और जिनसे मैं पूछ रहा हूँ वो ये मत समझ लेना कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, इसलिए उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक, सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि जब परिणमन होगा तो प्रदेश करेगा या गुण करेंगे, सीधा सा आंसर है, दोनों में से एक चीज को चुनना है आपने। कौन करेगा, बोलो अनिता आंटी आप बताओ अब। परिणमन किसका कहें, प्रदेशों का या गुण का, दोनों में से एक चीज चुननी है आपने। गुणों का परिणमन होगा। वेरी गुड, ठीक। ये परिभाषा है कि परिणमन गुणों का होता है, ये पहला आंसर है हमारा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर टू, कि गुण किसी भी द्रव्य के प्रदेश में, किसी एक प्रदेश में या संपूर्ण प्रदेशों में एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं। फिर रिपीट करता हूं, कि किसी भी द्रव्य के प्रदेशों में जो गुण हैं वो अलग अलग रहते हैं या एक साथ रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आपने दोनों में से एक आंसर देना, अलग अलग या एक साथ। तो पूछूं, तो ज्ञानी अंकल नजर आ रहे हैं, अंकल आप बताओ कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं। अनम्यूट करके बोलो और एक आंसर देना दोनों में से। प्रश्न फिर से दोहराएं, थोड़ा सा प्रश्न कठिन लग रहा है किसी मुझे। भी द्रव्य के जो गुण हैं, किसी भी द्रव्य के जो गुण हैं, वो अपने द्रव्य के प्रदेशों में अलग अलग रहते हैं या एक साथ रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अलग अलग या एक एक साथ। एक एक साथ साथ रहते हैं, रहे। बस ठीक है। हाँ भाई, अब इसको भी म्यूट कर दो। अब ध्यान से समझना, एक साथ रहते हैं, ठीक, और परिणमन करते हैं। दो बातें समझ में आ गई बात। परिणमन कौन करेगा, गुण करेंगे। परिणमन कौन करेगा, गुण करेंगे। और कैसे करेंगे, एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं अलग अलग करेंगे। आगे बात समझ में नहीं आ रही। तो जब आप किसी भी द्रव्य का परिणमन मानेंगे और गुणों से मानेंगे, और वो गुण सभी प्रदेशों में एक साथ रहते हैं, तो किसी प्रदेश का परिणमन अलग और किसी प्रदेश का परिणमन अलग, ये कैसे सिद्ध करेंगे, बतलाओ आप। सिद्ध हो सकता है, आगे बात समझ में। पहली बात तो प्रदेश परिणमन नहीं करते, परिणमन गुण करते हैं, और गुणों के परिणमन को ही प्रदेश का परिणमन कहा जाता है। और वो गुण एक साथ परिणमित होते हैं, प्रदेशों में तादाद में संबंध के साथ रहते हैं। तो ये एक प्रदेश का परिणमन और ये दूसरे प्रदेश का परिणमन, ये भेद आप किसी भी द्रव्य में कैसे खड़ा कर सकते हो, आप तो हमें ये समझाओ। तो प्रश्नकर्ता को ये बात समझ में आई कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम प्रदेश का परिणमन कहेंगे, तो प्रदेश के परिणमन का अर्थ तो यह हुआ कि हमने वस्तु को प्रादेशिक खंडता दे दी, माने कि कोई वस्तु अपने प्रदेशों से खंडित हो गई, है ना। और यही कारण है कि जब हमने आकाश के
गमन भले ही प्रदेशों में कराया, पर जिस वस्तु को कराया वो वस्तु अपने प्रदेश और गुणों से अखंडित थी। क्या कहा? हमने आकाश के प्रदेशों को थोड़ी गिना, ध्यान से समझना। हमने तो परमाणु की स्पीड को गिना, टाइम आकाश के प्रदेशों से नहीं निकाला है, टाइम तो परमाणु की स्पीड से निकाला है, समझना ध्यान से। और आकाश का प्रदेश तो वह स्थान है जहां उसने गमन किया, क्योंकि एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में क्या नहीं हो सकता, गैप नहीं होता। और आकाश वो स्थान है जहां पे कोई भी द्रव्य गमन करता है। कौन सा गमन? प्रादेशिक गमन, ध्यान से समझना। देशांतर जिसको कहेंगे हम, प्रदेशांतर जिसको हम कहेंगे, क्योंकि गमन दो प्रकार का है। एक वस्तु अपनी ही जगह से हिले नहीं और परिणमित हो, और एक वस्तु अपनी जगह से हिले और परिणमित हो। दो अंतर समझ में आता है ना? अपनी जगह से हिलने वाले परिणमन से अपनी जगह से नहीं हिलने वाले परिणमन का उत्तर हमें निकालना है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? जो वस्तु, जैसे जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, कीलित द्रव्य हैं, अपनी जगह पे स्थिर हैं, इनमें भी परिणमन हो रहा है ना। हमें इनके परिणमन को खोजना है कि कितने समय में हो रहा है, जो कि नामुमकिन है जब तक वो अपने प्रदेश को छोड़कर कहीं जाए ना। तो ये उत्तर हम कहां से निकाल सकते हैं? किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य से निकाल सकते हैं जो किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता हो। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला सबसे छोटा अगर कोई द्रव्य इस जगत में मौजूद है तो वो पुद्गल का परमाणु है। और वो पुद्गल के परमाणु से ही हमने किसी भी द्रव्य के प्रदेश को भी गिना, और उस पुद्गल के परमाणु के गमन से ही हम किसी भी द्रव्य के टाइम को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जब आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पुद्गल का एक परमाणु गया तो वो अपने समस्त गुणों के साथ गया या भेद करके गया? कि समस्त गुणों के साथ गया। चूंकि उस पुद्गल परमाणु का प्रदेश ही एक है तो वो अपने एक प्रदेश को विभाग करके तो गमन नहीं करेगा, क्योंकि प्रदेश कहते ही उसमें जिसको दो विभाग नहीं हो सकते। यानी संपूर्ण वस्तु, जब वस्तु परिणमित होती है तो संपूर्ण ही होती है, आधी आधी नहीं होती। क्लियर? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो हमें एक वस्तु का जब परिणमन निकालेंगे तो एक वस्तु किसको कहेंगे? अपने संपूर्ण प्रदेशों के साथ वस्तु एक होगी या कुछ प्रदेशों के साथ एक होगी? कि वस्तु तो अपने संपूर्ण प्रदेश और अनंत गुणों के साथ ही एक होती है, उसमें प्रादेशिक भिन्नता नहीं होती है। यह बात हम सामान्य अधिकारों में भली प्रकार से सीखते और समझते हुए आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो जब जब आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर परमाणु गमन करेगा तो आकाश तो कहलाएगा एक, लेकिन अगर हम कालाणु को भी अखंडित कर दें, पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो कालाणु को अखंडित कर देने से हम समय ये गिन नहीं सकते। बोले क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि वो दो द्रव्य नहीं एक द्रव्य कहलाएगा। और जब दो द्रव्यों में परिणमन होगा, एक एक द्रव्य में परिणमन होगा तो वो एक परिणमन कहलाएगा, एक समय का परिणमन, ना कि दो समय का परिणमन। पकड़ना ध्यान से। तो एक तो वो जब वो चला, एक वो जब वो चला, चलना और रुकना, ये एक बार चलना और रुकना जब होगा तो चलने और रुकने में टोटल एक समय लगेगा। और ये एक समय कब गिना जा सकता है? जब द्रव्य दो हो तब गिने जा सकते हैं। मतलब कालाणु दो होने चाहिए तो ये गिना जा सकते हैं। यानी दोनों प्रदेशों पर एक ही कालाणु होगा तो एक ऐसा गिना नहीं जा सकता। बोले क्या समस्या है एक गिनने में? बोले समस्या ये है फिर दो किसको कहेंगे? क्योंकि जब वही परमाणु तीसरे, समझना ध्यान से, जब वही परमाणु तीसरे प्रदेश पर जाएगा तब भी एक कहलाएगा, क्योंकि अखंड द्रव्य है। और वही परमाणु जब मंद गति से चौथे प्रदेश पर जाएगा तब भी एक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अखंड द्रव्य है। वहां द्रव्य को खंडित करेंगे, मैंने काल खंडित होगा तब दो प्रदेशों में गमन करने पर, मैंने दो कालाणु का एक परिणमन और तीन कालाणु का दो परिणमन और चार कालाणु का तीन परिणमन, तीन समय, ऐसे काउंट होगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? फिर एक और उदाहरण देकर समझाता हूं, समझो ध्यान से। चार लोग किसी बात पर विचार विमर्श करें तो कितने मत खड़े होंगे? चार लोग किसी बात पर विचार विमर्श करें, है ना, और चारों के थॉट अलग अलग हों, मत अलग अलग हों, तो टोटल कितने मत बनेंगे? चार मत बनेंगे, है ना। मैं कह रहा हूं पांच मत बनेंगे। कैसे बनेंगे भैया पांच मत?
देखो 4 मत तो उनके अपने अपने हैं, 4 लोगों के, और चारों जिस एक बात पर सहमत होंगे वो 5वां मत होगा। कैसे? कि थोड़ी तुम्हारी मानेंगे, थोड़ी तुम्हारी मानेंगे, थोड़ी तुम्हारी मानेंगे, थोड़ी तुम्हारी मानेंगे, तब जाके 5वां मत खड़ा होगा ना। चारों को सहमत करना है ना, तो थोड़ी थोड़ी सबकी माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी, तब जाके 5 बनेंगे। और ये मैथमेटिक्स का नियम है। क्या नियम है? एक माने 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को एक डिस्टेंस कहते हैं। क्या? फिर बोलूं? क्या नियम है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का? पॉइंट तो हो 2, और 2 के बीच का जो गैप है वो कितना गैप कहलाएगा? एक गैप कहलाएगा। हाँ, एक बराबर कब? एक बराबर। एक कब बनेगा? जब 2 पॉइंट हो और 2 के बीच के तब से ये जो गैप होगा उसको एक गैप कहेंगे। एक, ठीक। आई बात समझ? अब वो कहते हैं कि कालाणु 2 हो तो एक समय काउंट हो सकता है, कालाणु ही एक हो तो समय में एक से अधिक की काउंटिंग नहीं की जा सकती। कर ही नहीं सकते, जिंदगी में कभी नहीं कर सकते आप। एक वो पॉइंट होना चाहिए जो स्टार्टिंग है, और एक वो पॉइंट होना चाहिए जो एंड है। क्या कहा? जब स्टार्टिंग से एंड तक पॉइंट ही एक होगा तो स्टार्ट किसको कहोगे और एंड किसको कहोगे? कुछ बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट चाहिए स्टार्टिंग का और एक पॉइंट चाहिए एंड का, दो चाहिए नहीं चाहिए? तो एक कालाणु रखो पहले पॉइंट पर और दूसरा कालाणु रखो अंतिम पॉइंट पर। जब 2 कालाणु रखोगे और वस्तु गमन करेगी, तब एक समय ऐसा गिनना तो संभव है जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के कालाणु ही एक हो जाएंगे, तो किसी भी द्रव्य के समय को गिनना असंभव हो जाएगा। कैसे? कि वो मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, और चाहे मंद गति से एक प्रदेश से असंख्यात प्रदेश पर जाए, समय उत्तर एक ही आएगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जबकि उत्तर क्या आना चाहिए? मंद गति से गमन करने पर एक प्रदेश पर जाए तो एक समय, और तीसरे प्रदेश पर जाए तो 2 समय, और चौथे प्रदेश पर जाए तो 3 समय, और ऐसे अंतिम प्रदेश पर जाए तो असंख्यात समय। ऐसा उत्तर आना चाहिए। वो कब संभव है? जब प्रत्येक प्रदेश का कालाणु भिन्न होगा, तब यह संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बात समझ में आ गई? दूसरा तर्क सुनो, कि जब वस्तु अखंड हो जाएगी तो प्रदेशों में गमन करने को त्रियक प्रत्यय कहते हैं, ऊर्ध्व प्रत्यय नहीं कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को प्रदेश की अपेक्षा से काउंट करते हैं या समझते हैं, तो वो त्रियक प्रत्यय कहलाएगा, वो ऊर्ध्व प्रत्यय नहीं कहलाएगा। ऊर्ध्व प्रत्यय तो तब कहलाएगा जब पर्यायों से गमन होगा, पर्यायों का परिणमन होगा। चूंकि आप काल को भी क्या मान रहे हो? अखंड और एक प्रदेशी मान रहे हो, अखंड मान रहे हो, है ना? अखंड मानकर एक काल द्रव्य जैसा आकाश द्रव्य जैसा मान रहे हो, और असंख्यात प्रदेशी मान रहे हो। तो जब हम निकालेंगे ऊर्ध्व प्रत्यय, तो ऊर्ध्व प्रत्यय निकालना असंभव हो जाएगा, निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि पर्यायों की सिद्धि एक से अधिक हो नहीं पाएगी, और ऊर्ध्व प्रत्यय में विशिष्टता आ नहीं पाएगी। माने इतने लौट को एक पर्याय, इतने लौट को 2 पर्याय, इतने लौट को 3 पर्याय, ये कहना असंभव हो जाएगा। तो जो हम व्यंजन पर्याय, मुख्य पर्याय, या गतीय आ के अनुसार जो पर्याय या काल की जो पर्याय की मर्यादा हम बनाते हैं, कि हमने भगवान महावीर स्वामी के काल को निकाला, आज जन्म का काल है ना उनकी, और दीपावली पे क्या बनाओगे 1 साल बाद? है? 1 साल बाद क्यों? 8-9 महीने में, कि आज जन्म हुआ और 8वें 9वें महीने में निर्वाण हो गया, है ना? ऐसे ही है ना? ऐसा थोड़ी है। कि वो एक जन्म कहाँ कहलाएगा? वो 72 वर्ष का पूरा सर्कल एक जन्म कहलाएगा। पकड़ में ही बात? तो उनके एक जन्म में आपने जो पूरे 72 वर्ष निकाले, यानी ऊर्ध्व प्रत्यय जो बनाया, वो कब बनाया? जब काल में खंडितपना सिद्ध कर पाए तब बनाया। और काल खंडित कब होगा? जब कालाणु नाम के 2 द्रव्य होंगे, तभी काल को खंडित करना संभव होगा, और कालाणु को ऊर्ध्व प्रत्यय से सिद्ध करना संभव होगा। इतनी बात समझ में आई? है ना? हाँ, अब मोहित भी आपका क्या प्रश्न है वो बोलो। जैसे एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे हाँ, प्रदेश में मंद गति से चलता है तो उसे गमन एक करेगा, समय कहते हैं, ठीक है। समय कहेंगे, हाँ। अब हाँ, अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे 1 से 100वें प्रदेश तक गया, हाँ, एक ठीक पहले है। प्रदेश से 100वें प्रदेश तक गया, और तब भी हाँ, उसको मतलब उसको एक समय लगा, तब भी हाँ, उसको ऐसा मान के चलते हैं, हाँ ठीक है। हाँ एक समय लगा, राइट। हाँ, तो अब हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे वो जहां भी उसका रुकना जरूरी है ना, वहां पर तभी वहां पर वो समय की संख्या आ पाएगी। अब जैसे नहीं एक नहीं, से रुकना असंख्य, जरूरी नहीं है, सुनो सुनो सुनो, रुकना जरूरी नहीं है, रुकना जरूरी नहीं है। क्या कहा? रुकना जरूरी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
कोई व्यक्ति 20 की स्पीड से दौड़ता हो 1 किलोमीटर, तो 20 की स्पीड से 1 किलोमीटर दौड़ने का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? स्पीड है 20, 20 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर को मापने में 20 मिनट लगेंगे, यही है ना इसका अर्थ, सीधा सीधा अर्थ है ना। तो हर मिनट पे रुकेगा क्या वो? हर मिनट पे रुकना जरूरी है? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर यहाँ हाँ। पर ये नियम खंडित हो जाता है ना कि अगर एक परमाणु असंख्यात प्रदेश 14 राजु गमन करता है तो हाँ। फिर वहां पे हाँ खंडन तो हो रुकना जाएगा समय का। क्यों तो खंडन हो खंडन जाएगा? तो बिन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिना रुके चलेगा तभी तो असंख्या समय गिनेंगे। भाई मंद नहीं, गति से गमन करेगा बिना रुके। असंख्यात समय कहाँ लगे भैया? एक समय में करे अरे ना, भाई एक नहीं नहीं, परमाणु सुनो ने। सुनो, हमने क्या बोला? असंख्यात समय को छोड़ दो, असंख्यात तेज गति वाली बात छोड़ दो, तेज गति वाली बात की सिद्धि तो बाद में करेंगे, अभी तो मंद गति की चल रही है बात। कोई भी पुद्गल का परमाणु जब मंद गति से गमन करना शुरू करे, मंद गति से, तो सबसे कम स्पीड से चलना शुरू किया बिना रुके, और असंख्यातवें प्रदेश पर जाकर रुका। कहाँ के? लोकाकाश के, है ना, वहीं तक गई ना उसकी गति। तो पहले प्रदेश से असंख्यातवें प्रदेश पर जाके रुका, लेकिन मंद गति से चला, तो कितने समय में पहुंचेगा? एक ही समय में। अरे यार, असंख्यात क्वेश्चन, समय में। असंख्यात हाँ समय। क्वेश्चन सुनो, जल्दी मत करो, आराम अच्छा अच्छा से अच्छा। सुनो। मंद गति से गमन करेगा, पहले प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश पर पहुंचेगा, तो कितने समय लेगा? क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का गमन एक समय का है, तो असंख्यातवें प्रदेश का गमन असंख्यात समय निकलेगा बिना रुके चलने पर भी। आई बात समझ में? सीधा सा अर्थ है, उसमें क्या बात है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रुकने की क्या जरूरत है उसे? बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। अब वो रुक के चले, चाहे बिना रुके चले, चाहे दौड़ के चले, चाहे कैसे चले, ये बातें हो गई बाद की। पहला पहला कदम क्या है? कि मिनिमम समय एक समय है, और उसी स्पीड से, जिस स्पीड पे एक समय में गया वो पहले प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर, और बिना रुके उसी स्पीड के साथ चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे और आखिरी तक पहुंचे, तो कितना समय लगाएगा? तो असंख्यात लगेंगे, तो हाँ असंख्यात समय। असंख्यात लगेंगे। फिर समझाता हूं। मान के चलो मैंने यहां से चलना शुरू किया, और 100 मीटर मैंने 1 मिनट में पार किया, तो जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूं उस स्पीड को छोड़े बिना, यदि मैं 1 किलोमीटर चलूं, तो कितने मिनट में पहुंचूंगा? 100 मीटर 1 मिनट में, तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में पहुंचूंगा? 10 मिनट। 10 मिनट में। किलोमीटर। सिंपल सा आंसर हाँ। है ना? तो मुझे वहां रुकना पड़ेगा क्या 10 मिनट लगाने के लिए? कि नहीं। कुछ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी स्पीड को बाधित किए बिना चल रहा हूं, और 1 मिनट में 100 मीटर पूरा करता हूं, तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलूंगा। सीधा सीधा गणित है ना ये तो। इसमें क्या है? हम्म, अब बनियों को थोड़ी गणित सिखाना पड़ेगा नहीं, क्या? गणित तो है। मेरा हाँ। कंसर्न से इतना है कि हम है ना, हाँ या तो बिल्कुल मंद गति ले ले रहे हैं या तीव्रतम बिल्कुल मंदी गति ले लेंगे। रहे हैं। पहली गति तीव्रतम ली सीधा। नहीं यहाँ पर, यहाँ तीव्रतम ली ही नहीं। चलो तीव्रतम नहीं ली, हमने मंदतम ली हाँ है, लेकिन मंदतम ली। ऐसा भी तो टाइम आएगा कि उसने हम्म, असंख्यात हाँ समय, सॉरी, असंख्यात प्रदेश असंख्यात समयों में नहीं करे, कुछ संख्यात एक समयों समय में में। करे। हाँ कर लिए ना, वो तो उसकी एक स्पीड समय है, में। वो तो वो तो स्पीड की मैक्सिमम है। वो तो उसकी स्पीड की स्पीड लिमिट बढ़ाई है उसने, तब होगा ऐसा। हमें उसकी कितनी स्पीड है यहाँ पे ये सिद्ध नहीं करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है कि एक समय कैसे निकाला जाता है। इस गाथा का जो भाव है, इस गाथा का जो तात्पर्य है, इस गाथा का जो लॉजिक है, वो क्या है? उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। किसी भी चीज को मैक्स बनाने का तरीका तो बाद का है, पहले एक तो सिद्ध करो, एक किसको कहोगे? सुनो मेरी बात, इसको 100 कहेंगे। एक दिनार माने एक दिरहम किसको कहेंगे? हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, एक दिरहम किसको कहेंगे? बोले हिंदुस्तान की 23 रुपए की करेंसी उठाओ, एक एक रुपए 23 बार उठाओ, तब तब दुबई की 1 रुपया बनेगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। आप किसी भी चीज को एक सिद्ध करो पहले, दो हम बाद में सिद्ध करेंगे ना, उस जैसा एक और लाओगे तब दूसरा बनेगा, उस जैसा एक और लाओगे तब तीसरा बनेगा, उस जैसा एक और लाओगे जब चौथा बनेगा। पकड़ में ही बात? कैसे बनता है? 10 किलो में कितने किलो होते हैं? क्या कहा? 10 किलो में कितने किलो होते हैं? 10 किलो होते हैं। हैं? 10 किलो होते हैं। तो 10 किलो में 10 किलो होते हैं, ये कैसे पता चला? क्योंकि 1 किलो किसे कहते हैं? ऐसे 10 है। 1 किलो जैसे 10 है ना, आप बोल रहे हो ना 10 किलो में कितने किलो हैं,
क्योंकि हमें पता है 1 किलो किसे कहते हैं, इसलिए एक एक के जब हमने 10 इकट्ठे करे तो 10 किलो किसको कहते हैं, हमें समझ में आता है। अब मैं पूछूं 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, तब बोलोगे 1000, तो किलो कहलाएगा एक, लेकिन ग्राम कहलाएंगे 1000। बराबर। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? आपने किलो में पूछोगे ग्राम तो हम 1000 उत्तर देंगे, और किलो में पूछोगे किलो तो हम 1 उत्तर देंगे। पकड़ में ही बात। तो किलो में किलो कितने होते हैं, कि किलो में किलो 1 होता है, और किलो में ग्राम कितने होते हैं, कि किलो में ग्राम 1000 होता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्यों? क्योंकि किलो में किलो पूछना है, किलो किलो से किलो को मापने के लिए किलो के ऊपर की आप वो नहीं पूछ रहे हो संख्या, किलो अपने आप में किलो है, लेकिन किलो से छोटी संख्या पूछोगे तो हम बता देंगे आपको तुरंत। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? 1 किलो को मापना है तो 1 किलो को मापने के लिए 1 किलो लगेगा। जब तराजू मापते हैं, तराजू में किसी चीज को नापते हैं, तो बाट भी 1 किलो का होता है और वस्तु भी 1 किलो की होती है, तब बराबर कहलाती है ना, बराबर। है ना? ये तब बराबर कहलाती है, नहीं कहलाती है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? है ना? अन्यथा तो बराबर नहीं कहलाएगी, इधर भी 1 किलो होना चाहिए, इधर भी 1 किलो होना चाहिए। और जब हम किसी वस्तु में पूछेंगे ग्राम कितने हैं, मैंने किलो में पूछेंगे ग्राम कितने, तो हम तुरंत उत्तर दे सकते हैं 1000। क्यों? क्योंकि ग्राम किलो से छोटा होता है। ग्राम से छोटा क्या होता है? मिलीग्राम होता है। और मिलीग्राम से छोटा क्या होता है? डेसी मिलीग्राम। और उससे छोटा क्या होता है? बात समझ में आई? माने एक एक ऐसी इकाई जो सबसे छोटी है, जब तक यह निश्चित नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी इकाई को निश्चित नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? ऐसे ही समय निकालने का तरीका क्या है, कि सबसे छोटा समय किसको कहेंगे, और सबसे छोटा समय निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। टाइम को गिनना है ना, टाइम गिना जाता है ट्रेवल से। दो पॉइंट हमको चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट का टाइमर और एंडिंग पॉइंट का टाइमर क्या है, कि पहला कालाणु और दूसरा कालाणु, अगर ये दो द्रव्य होंगे तो एक समय काउंट कर सकते हैं 2 पॉइंट। और जब वो कालाणु ही एक हो जाएगा, पूरा द्रव्य ही एक हो जाएगा, तो उसमें होने वाला चाहे एक परिणमन हो और चाहे उसके समस्त प्रदेशों पे परिणमन हो एक ही स्पीड के साथ, तब वो हमेशा एक ही कहलाएगा, दो नहीं कहलाएंगे। माने वो उसका मध्यम भाव आप अंतर में आंसर में निकाल कभी नहीं पाएंगे। ये सीधा सीधा सा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को आचार्य देव अपने शब्दों में कहते हैं, ध्यान से समझो। देखो क्या कहते हैं, वे कहते हैं ऐसा हो तो कैसा हो, तो जैसा कि आप आकाश द्रव्य जैसा काल द्रव्य को माने तो क्या होगा। तो आकाश द्रव्य जैसा यदि हम काल द्रव्य को माने तो क्या होता है, कि पर्याय समय प्रसिद्ध नहीं होता, यानी पर्याय को एक समय की ये कहना ये सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए असंख्यात प्रदेश मानना योग्य नहीं है। परमाणु के द्वारा प्रदेश मात्र द्रव्य समय का उल्लंघन करने पर, परमाणु के द्वारा यानी पुद्गल के द्वारा, और किसका उल्लंघन करने पर? द्रव्य समय का, यानी कालाणु रूपी द्रव्य का उल्लंघन करने पर, अर्थात परमाणु के द्वारा एक प्रदेश मात्र कालाणु के निकट से दूसरे प्रदेश मात्र कालाणु तक मंद गति से गमन करने पर पर्याय समय प्रसिद्ध होता है। सबसे छोटी इकाई को निकालने के लिए वस्तु सबसे छोटी चाहिए, है ना? किलो से ग्राम नहीं नाप सकते आप, 1 किलो के बाट से 10 ग्राम वस्तु नहीं तोल सकते आप। समझे या बात नहीं समझे? आपने सबसे छोटी इकाई निकालनी है, तो सबसे छोटी इकाई को तोलने के लिए भी जो बाट है जिससे तोला जाता है वो भी सबसे छोटा चाहिए। आई बात समझ में? नहीं? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। आप सबने तो देखा ना वो तराजू बाट वाला, 10 ग्राम सोना तोलना है तो इधर 10 ग्राम रखना पड़ेगा, और 1 किलो वस्तु तोलनी है तो इधर 1 किलो रखनी पड़ेगी। आई नहीं समझ में? बात नहीं समझ में? वस्तु बड़ी हो और बाट छोटा हो तो नहीं नाप सकते, और वस्तु छोटी और बाट बड़ा हो तो नहीं नाप सकते। तो छोटे चीज को छोटे चीज से नापा जाता है। तो टाइम को नापने का सबसे सिंपल फॉर्मूला गति है, स्पीड है। समझ में? ये बात नहीं समझ? ये तो सीधा सा लॉजिक है ना। समय नापने का तरीका क्या है? गति। हिंदू धरती पे 24 घंटे का दिन होता है ना? अच्छा, और मंगल पे 48 घंटे का दिन होता है ना, विज्ञान ये कहता है। तो धरती पे 24 घंटे का दिन और मंगल पे 48 घंटे का दिन क्यों होता है? क्योंकि मंगल धीमी गति से घूमता है और धरती मंगल से दुगनी तेजी से घूमती है। सीधी सी बात है, यही है ना। अब उसका उसका साइज क्या है या ये क्या है, वो सब बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन सीधा लॉजिक क्या है? मंगल के घूमने की गति और धरती के घूमने की गति में दुगना अंतर है, इसलिए उनके दिन और रात में कितना अंतर आ गया? 2 गुना अंतर आ गया। यहाँ 24 घंटे, वहां 48 घंटे।
अब किसी भी चीज की गति जैसे जैसे धीरे होती जाएगी उसका समय भी कैसा होता जाएगा, है ना, उसके इक्वलेंट होता चला जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। किसी वस्तु को समय से पार ले जाना है तो क्या करें कि समय समय उसको समय की स्पीड से तेज दौड़ना पड़ेगा। माने जब कोई वस्तु तेज घूम चलती है तो उसका समय क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। जो आपका दूसरा प्रश्न है असंख्यात समय वाला, जो मोहित भैया का दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर ये है क्या, कि जब कोई चीज तेज चलती है तो उसका समय क्या होता है, उसका समय कम हो जाता है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको समय से निकाला जाता है। आई समझ में। तो वो पुद्गल परमाणु स्पीड से तेज कितने, इतनी स्पीड से चला कि तब भी एक ही समय लगा। ये कह रहे ये कैसे संभव है, धीरे चल रहा था तब भी एक समय। बोले स्पीड भी समय को बाधित करती है। आई बात समझ में। किसी भी वस्तु की स्पीड पे निर्भर करता है कि उसको समय कितना लगेगा। ठीक, आई बात समझ में। ऐसे यहां समझाते हैं। अब यदि यदि द्रव्य समय लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेशी हो जाए, क्या कहा, यदि हम कालाणु को लोकाकाश जैसा मान लें तो क्या होगा, तो पर्याय समय की सिद्धि कहां से होगी। अब वो तर्क देते हैं हम आगे चलकर, सारे तर्क मैंने आपको समझा दिए, तर्क यहाँ आएंगे, इसको ध्यान से समझना। यहाँ कहते हैं यदि यदि द्रव्य समय अर्थात काल पदार्थ लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला एक द्रव्य माना जाए तो परमाणु के द्वारा उसके एक प्रदेश के उल्लंघन होने पर पर्याय समय की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें दो दोष आते हैं, दो प्रकार के दोष आते हैं। जो सबसे पहला दोष है बहुत लॉजिकल, आपको समझ में आएगा विज्ञान से, और जो दूसरा दोष है वो आगमिक दोष है, जिसमें तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय का भेद है। क्योंकि तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे ना, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दूसरा लॉजिक आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है। क्यों, क्योंकि तिर्यक और ऊर्ध्व को बहुत अच्छे से समझोगे तब समझ में आएगा। मुझे तो आ गया समझ में, अब मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ इसलिए नहीं। मैंने थोड़ा शांति से समझा है इसलिए, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग की शांति और उपयोग की स्थिरता चाहिए, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहला तर्क समझते हैं। पहला तर्क कहता है द्रव्य के एक देश की परिणति को, यानी द्रव्य का कोई एक परमाणु का जो परिणमन है, एक देश की परिणति माने किसी एक प्रदेश का जो परिणमन है, किसी भी द्रव्य का एक प्रदेश का जो परिणमन है, वो एक प्रदेश का परिणमन नहीं है, वो पूरे द्रव्य का परिणमन है। ऐसा तो कहते हैं द्रव्य के एक देश की परिणति को संपूर्ण द्रव्य की परिणति मानने का प्रसंग आता है। यदि तुमने ये कहा कि वो कालाणु काल द्रव्य ना होकर अखंड काल द्रव्य है, तो वो जैसे आकाश के प्रदेशों पर उसने गमन किया, तो भले ही प्रदेशों में भिन्नता थी पर द्रव्य तो आकाश एक ही था ना। तो कालाणु में भिन्नता नहीं होने पर काल द्रव्य तो एक ही कहलाएगा, दो काल द्रव्य तो नहीं कहलाएंगे। तो कहते हैं एक देश की वृत्ति को संपूर्ण द्रव्य की वृत्ति मानने में विरोध है। क्या कहा, एक देश की वृत्ति को संपूर्ण द्रव्य की वृत्ति मानने वाला जो विरोध उत्पन्न होता है वो खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या, कि आप ये कहते हैं कि एक प्रदेश की प्रवृत्ति को हम पूरे द्रव्य की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। बोले इसमें तो विरोध है, कैसे नहीं कह सकते आप। कोई द्रव्य अपने प्रदेशों से अखंड खंडित थोड़ी होता है, अखंड होता है। मेरे एक प्रदेश में ज्ञान हो और एक प्रदेश में ना हो, ऐसा थोड़ी होगा। मेरे तो संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान होगा। शक्कर कहीं से तो मीठी और कहीं से मीठी ना हो, ऐसा कैसे होगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते हैं संपूर्ण काल पदार्थ का जो सूक्ष्म वृत्यांश है वह समय है, परंतु उसके एक देश का वृत्यांश वह समय नहीं है। माने किसी वस्तु के एक प्रदेश को समय नहीं कहते। समय नामक पर्याय एक द्रव्य की है, और वो कालाणु पूरा एक द्रव्य होगा तो उसकी प्रवृत्ति को एक समय ऐसा कह सकते हैं। अब असंख्यात समय और एक कालाणु, एक काल द्रव्य और असंख्यात उसके प्रदेश, तो असंख्यात प्रदेशों की प्रवृत्ति को असंख्यात समय कहोगे या एक समय कहोगे। क्या कहा, समझ में बात नहीं समझ में। काल नामक एक द्रव्य, असंख्यात उसके प्रदेश, तो असंख्यात प्रदेशी एक काल द्रव्य के प्रदेशों से समय को मापोगे या द्रव्य से समय को मापोगे। समय तो द्रव्यों से मापा जाएगा ना, प्रदेशों से थोड़ी मापा जाएगा। तो एक प्रदेश के परिणमन को एक पर्याय थोड़ी कहेंगे। वहां तो असंख्यात प्रदेशों में परिणमन, एक प्रदेश का परिणमन असंख्यात प्रदेशों का परिणमन कहलाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। और फिर वहां एक और असंख्यात का भेद कैसे खड़ा करोगे।
है ना। तो उन्हें पहला तर्क तो ये दिया कि भाई वो द्रव्य भिन्न होगा तो पर्याय भिन्न कही जा सकती है, प्रदेशों से पर्याय को भिन्न नहीं किया जा सकता कि ये इस प्रदेश की पर्याय, 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 ऐसा नहीं होता। ये इस द्रव्य की पर्याय, ये इस द्रव्य की पर्याय, ये इस गुण की पर्याय, ये इस गुण की पर्याय, ये तो संभव है। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय तो संभव है, परंतु प्रदेश पर्याय यह संभव नहीं है। एक प्रदेश की पर्याय माने संपूर्ण प्रदेशों की पर्याय, है ना। मिथ्यात्व हमारे कितने प्रदेशों में है? कि भैया एक प्रदेश में है। और सम्यक तुम्हारे कितने प्रदेशों में आएगा? कि भैया एक प्रदेश में आएगा। ऐसे थोड़ी आता है, ऐसे नहीं आएगा, है ना। पाप का उदय कितने प्रदेशों में आता है? पाप का उदय तो प्रदेशों में आता है, नहीं आता है? प्रदेश बंद होता है नहीं उसमें। जैसे पेट में दर्द हुआ तो पाप का उदय खाली पेट में तो आया, क्यों? बाकी शरीर में थोड़ी आया। उद्गल का हुआ ना। कि मेरे भाई दुख का जो वेदन है वो संपूर्ण आत्मा कर रहा है, आधा आत्मा नहीं कर रहा है। समझ में ये बात। और वो जो पेट का दर्द है वो इसलिए संभव है क्योंकि स्कंद एक नहीं होता, असंख्यात पुद्गल परमाणु का पिंड होता है, इसलिए संभव होता है उसमें ऐसा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? खाली पेट पेट में दर्द होना संभव क्यों है? क्योंकि शरीर परमाणुओं से बना है। लेकिन दुख का वेदन आधा आत्मा करे और आधा आत्मा ना करे ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने प्रादेशिक भाव से अखंडित होता है। स्कंद में और संपूर्ण द्रव्य में अंतर समझ में आया क्या होता है? अब दूसरा तर्क सुनो। हाँ, कोई कुछ क्या पूछ रहा है? सुनो, अब दूसरा तर्क क्या कहते हैं। त्रियक प्रत्यय को ऊर्ध्व प्रत्यय का प्रसंग आता है, क्योंकि प्रदेशों से त्रियक प्रत्यय काउंट करते हैं और पर्यायों से ऊर्ध्व प्रत्यय काउंट करते हैं और पर्याय समय से काउंट करते हैं। जब काल द्रव्य को अखंड मानोगे और उसके उसके वो जो द्रव्य है उसको प्रदेश मानोगे तो वो तो प्रदेश प्रत्यय कहलाएगा ना। और प्रदेश प्रत्यय किसको कहते हैं? वो तो त्रियक प्रत्यय को कहते हैं, ऊर्ध्व प्रत्यय तो नहीं कहते। तो काल से जो ऊर्ध्व प्रत्यय निकालना था वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं त्रियक प्रत्यय को ऊर्ध्व प्रत्यय का प्रसंग आता है, यानी कि जब पुद्गल का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया तो आकाश की अपेक्षा से वो था त्रियक प्रत्यय, लेकिन काल की अपेक्षा से था वो ऊर्ध्व प्रत्यय। लेकिन जब काल भी अखंड हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? त्रियक प्रत्यय। तो त्रियक प्रत्यय इज इक्वल टू त्रियक प्रत्यय इज इक्वल टू आंसर आएगा त्रियक प्रत्यय। काल प्रत्यय तो आएगा ही नहीं, पर्याय प्रत्यय तो आंसर आएगा ही नहीं, ऊर्ध्व प्रत्यय तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो वह इस प्रकार है कि प्रथम काल द्रव्य एक प्रदेश से वर्ते, ठीक, फिर दूसरे प्रदेश से वर्ते और फिर अनंत प्रदेशों से वर्ते, ऐसा प्रसंग आता है। तो क्या संभव है? जब काल द्रव्यों में प्रादेशिक भिन्नता अलग अलग हो गई किसी भी द्रव्य में तो सभी द्रव्यों में सिद्ध हो जाएगी। सिर्फ सामान्य लक्षण जो था द्रव्य का वो तो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार त्रियक प्रत्यय ऊर्ध्व प्रत्यय बनकर द्रव्य को एक प्रदेश मात्र स्थापित करता है, अर्थात त्रियक प्रत्यय ही ऊर्ध्व प्रत्यय है, ऐसा मानने का प्रसंग आता है। इसलिए द्रव्य प्रदेश मात्र ही सिद्ध होता है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जो काल द्रव्य है वो वास्तव में एक प्रदेशी ही है, ऐसा। इसलिए त्रिक प्रत्यय को ऊर्ध्व प्रत्यय ना मानने वालों को प्रथम ही काल द्रव्य को प्रदेश मात्र निश्चय करना चाहिए, ऐसा आचार्य देव ने टीका का सार हमारे समक्ष रखा। आगे कहते हैं, इस प्रकार ये तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष प्रज्ञापन यहां पर समाप्त होता है। अब 144 नंबर की इसी गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, और जब आचार्य जयसेन देव इस पर टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्तीय टीका में यही 144 नंबर की गाथा हो जाती है 155। 10 गाथा ऊपर होगी ना, तो 155 नंबर की गाथा पे अब आचार्य देव कहते हैं कि तात्पर्य वृत्ति 399 नंबर का पेज। 5 मिनट है अपने पास, एक पैराग्राफ तो पढ़ ही लेते हैं, है ना, या नहीं? कि भैया शुरू से पढ़नी है, कल पढ़ लूं? हाँ चलो। तो यहाँ कहते हैं, अब उत्पाद व ध्रुव स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से काल द्रव्य का एक प्रदेश बना सिद्ध करते हैं। तो ये तो 144 नंबर की जो गाथा, 143 नंबर की गाथा में ये सिद्ध कर चुकी है। उत्थानिका में जो लाइन लिखी है ना, उत्पाद व ध्रुव की अपेक्षा से कालिक द्रव्य है, लेकिन वो एक द्रव्य एक प्रदेश मात्र है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर, इसलिए उसको शुरू से सिद्ध कर रहे हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, जिस पदार्थ को नहीं है, क्या नहीं है? पाए नहीं जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? जिसके प्रदेश नहीं पाए जाते हैं,
प्रदेश मात्र अथवा एक प्रदेश प्रमाण भी जिसकी नहीं पाया जाता है, तो फिर वह वस्तु परमार्थ से वास्तव में ज्ञात होने के लिए समर्थ हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। समझे? जिस वस्तु का आप प्रदेश सिद्ध नहीं कर सकते, उस वस्तु को वस्तु ही सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु को वस्तु होने के लिए प्रदेश चाहिए। ठीक? जिसके एक भी प्रदेश नहीं है, उस पदार्थ को हे शिष्य शून्य जानो। शून्य जानो माने कुछ नहीं है ऐसा जानो। उसे शून्य क्यों जाने? यदि यह प्रश्न हो तो उत्तर कहते हैं, जिस कारण एक प्रदेश का अभाव होने पर अर्थांतरभूत भिन्न है, अर्थात सत्ता ही नहीं है ना, इसलिए उसे शून्य जानो। अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में गुण और पर्यायों के स्थान किसको मानोगे? क्यों? क्योंकि गुणों के प्रदेश तो हमने स्वीकार नहीं किए और पर्यायों के प्रदेश होते नहीं, तो फिर हम प्रदेश किसको स्वीकार, माने वो उनके रहने का जो स्थान है वो द्रव्य, वो हम किसको कहेंगे? वो उसकी बाउंड्री किससे बनाएंगे कि एक द्रव्य की बाउंड्री बनानी है, ये एक द्रव्य कहलाएगा। ये कैसे सिद्ध होगा? तो बोले वो प्रदेश के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। प्रदेश ही एक ऐसी वस्तु है जो किन्हीं दो द्रव्यों में या समान जाति द्रव्यों में एक बाउंड्री क्रिएट करती है, बाउंड्री वॉल की तरह काम करती है। ठीक? वो प्रदेश है। आगे क्या कहते हैं? इसलिए उसे शून्य जानो। वह किससे भिन्न है? तो जो वस्तु प्रदेश ही नहीं है वो उत्पाद व द्रव्य में सत्ता भी नहीं है, अर्थात उसका अस्तित्व ना उत्पाद वय, ना वय में और ना द्रव्य में, तीनों में से कुछ भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि गुण किसके सहारे से रहेंगे? गुण गुणों के सहारे नहीं रहते, गुण निर्गुणा होते हैं। कोई गुण ज्ञान गुण दर्शन गुण के सहारे नहीं होता। कुछ विद्वान सिद्ध करते हैं क्या कि वो तो दर्शन गुण है ना, दर्शन गुण वो ज्ञान का ही एक भेद है। ज्ञान माने एक बार दर्शन रूप, दूसरी बार ज्ञान रूप, ऐसे 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 तर्क देकर कहते हैं। उन्हें समझ में आना चाहिए, उन्हें बात ही समझ में नहीं। गुण निर्गुणा होते हैं। कोई गुण किसी गुण अन्य गुण के सहारे नहीं होता है, लेकिन समस्त गुण द्रव्य के सहारे होते हैं। और वो द्रव्य कैसा होता है? वो प्रादेशिक भाव वाला होता है। आई बात समझ में? आगे सुनो। वह इस प्रकार है। किस प्रकार है? कि पहले 154वीं गाथा में कहे अनुसार। 154वीं गाथा का मतलब क्या हुआ? 143 नंबर की गाथा। आचार्य जयसेन देव के हिसाब से जो गाथा 154 है, आचार्य अमृतचंद्र और कुंद कुंद के हिसाब से वो 144 है। ठीक? तो 154वीं गाथा कहो या 154वीं कहो या 143वीं कहो, है ना, एक ही बात है। गाथा में कहे अनुसार काल पदार्थ के उत्पाद व द्रव्य स्वरूप अस्तित्व पाया जाता है। तो जैसा कि हम पिछली गाथा में समझा चुके हैं, काल एक द्रव्य है और वह उत्पाद व द्रव्य युक्त है, और वह अस्तित्व प्रदेश के बिना घटित नहीं हो सकता है। यानी कि वो द्रव्य प्रदेश भाव वाला भी होना चाहिए, है ना, उसके बिना हो नहीं सकता है। और वो जो प्रदेशवान है वही काल पदार्थ है। तो काल पदार्थ कैसा है? प्रदेश वाला है। अब हमें सिद्ध कर रहे हैं कि उसके कितने प्रदेश है। पहले तो ये सिद्ध करा कि उत्पाद व ध्रुव प्रदेश के बिना नहीं हो सकता है, तो काल द्रव्य सिर्फ उत्पाद व ध्रुव वाला नहीं है, प्रदेश भाव वाला भी है। इतनी बात हमने सिद्ध कर दी। अब हमें ये और बतलाना है कि वो काल द्रव्य एक प्रदेशी है या पुद्गल जैसा बहुप्रदेशी है या कोई आत्म या आकाश जैसा असंख्यात प्रदेशी है। संकोच विस्तार वाला है, असंकोच विस्तार वाला है, निश्चित संस्थान वाला है, अनिश्चित संस्थान वाला है, बहुत सारे प्रदेशों वाला है, एक प्रदेश वाला है, या पुद्गल जैसा निश्चय और व्यवहार वाला है। पकड़ा मेरी बात? अब हमें ये सिद्ध करना है। तो आगे की टीका भी ये सिद्ध करेगी कि उसका एक ही प्रदेश है, वो फिक्स है, वो किसी अन्य प्रदेशों से जुड़कर बहुप्रदेशी नहीं होता है, और वो कालाणु प्रत्येक आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित होता है। बस इतनी सी बात अब यहाँ पर सिद्ध करेंगे, लेकिन समय हो गया, तो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रश्न था क्या? नहीं, चलो ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। के लिए आप में कल दोबारा से रिपीट कर सकते हैं क्या? काल द्रव्य को एक प्रदेशी सिद्ध करने की जो अपन चर्चा हो रही है यहाँ, जी काल वो द्रव्य। तो टीका के माध्यम से अंकल जी हो ही जाएगा रिपीट दोबारा। ये टीका में रिपीटेशन ही आएगा, जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया ना वही रिपीटेशन आएगा। फिर भी ये तो रिकॉर्ड हो गया ना, आप इसको एक बार और सुन लेना। जो नहीं समझ में आएगा तो उस संबंधी आप हमसे प्रश्न पूछ लेना, ठीक है ना? ठीक। मुझे जो है
दो बार जब किसी बात को सुनते हैं तब कुछ समझ आती है मेरे को, एक ही बात को जब दो बार सुनते हैं तब मेरे को कुछ हाँ समझ आती है। मेरी ये हाँ, समस्या निकलंक निकलंक गुणी है आप, निकलंक गुणी। है। है ना? सही है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।